Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बताती चलूं कि साइंस में जितनी भी रिसर्चेज होती हैं उन्हें हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो अलग अलग हिस्से या दो अलग अलग टाइप्स बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं थ्योरी और लॉ। यानी कि एक टाइप को हम थ्योरी का नाम दे देते हैं, दूसरी को लॉ का नाम दे देते हैं। अब थ्योरी वो वाली रिसर्चेज होती हैं जो साइंटिस्ट जिस पर रिसर्च करते हैं उसके बाद हमारे सामने पेश करते हैं, तो जिस भी फॉर्म में वो पेश होती हैं उनको हम कहते हैं थ्योरी। लेकिन उसके बाद जब वो थ्योरी इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर ली जाती है तब हम उसी थ्योरी को लॉ का नाम दे देते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक लॉ जो है कंजर्वेशन का लॉ। और किस चीज की कंजर्वेशन है? मोमेंटम की। तो सबसे पहले टॉपिक में आप लोग को पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। ये आपने 9th क्लास में पहले पढ़ रखा है, लेकिन हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं इसे। मोमेंटम की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो कुछ इस तरह से है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जितनी भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है उन सब की कोई ना कोई क्वांटिटी होती है, कुछ ना कुछ मिकदार होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट होती है। जैसे अगर मैं किसी कार की वेलोसिटी की बात करूं तो वो जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या है? ये इसकी मिकदार है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना फासला तय कर रही है? 40 किलोमीटर। इसी तरह हर चीज की मिकदार होती है। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की भी कोई ना कोई क्वांटिटी है, 4 kg, 5 kg, 7 kg। तो ये हर चीज की कोई ना कोई क्वांटिटी होती है। उसी तरह से मोशन जो है इसकी भी क्वांटिटी होती है। मोशन क्या होती है? मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी का होना। अब अगर आप देखें जो ऑब्जेक्ट है उसके पास मैस लाजमी सी बात है, अगर वो ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास कोई ना कोई मैस होगा। और अगर उसके पास वेलोसिटी भी है तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। यानी आप किसी चीज को देखकर कब कहते हैं कि वो चल रही है, वो इन मोशन है? तभी कहते हैं ना जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एक चीज को देखते हैं जिसके पास कोई ना कोई मैस होता है, अपना कोई खास मैस होता है। वो कोई गाड़ी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जहाज हो सकता है, कोई कश्ती हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। और वो जब किसी वेलोसिटी के साथ चल रही होती है, कहीं जा रही होती है, जहाज उड़ रहा होता है, आदमी चल रहा है, कार जा रही है सड़क पर, तो क्या हम कहते हैं कि ये चीज क्या है? ये मोशन में है। तो मोशन क्या होगी? मैस और वेलोसिटी का इकट्ठे होना एक ही जगह पर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अब ये जो मोशन है इसकी जो क्वांटिटी है, यानी कि कितनी मोशन है, किसी चीज के अंदर कितनी मोशन है, इस चीज को हम नाम देते हैं मोमेंटम का। बजाय इसके कि हम अलग अलग देखेंगे कितना मैस है और उसकी कितनी वेलोसिटी है, हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और ये कहने के बजाय कि इस चीज का इतना मैस है, इतनी वेलोसिटी, हम कह देते हैं इस चीज का इतना मोमेंटम है। अब मोमेंटम का वर्ड आपने क्रिकेट में भी सुना होगा, इसके अलावा भी स्पोर्ट्स में यूज होता है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आपने अक्सर कमेंटेटर को ये बोलते हुए सुना होगा या ये कहते हुए सुना होगा कि ये जो बॉलर है ये अपना मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे फास्ट बॉलर हैं, जब वो बॉल कराने के लिए आते हैं तो वो एक खास रनअप लेके आते हैं। उनका एक खास रनअप होता है जहां पर उन्होंने निशान लगा के रखा होता है, वो वहां तक जाते हैं, वहां से रनअप लेते हैं, भागते हैं और फिर आके बॉल कराते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मोमेंटम गेन कर रहे होते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम अभी मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। और जो बॉलर है उसके पास मैस तो है ही, जब वो वापस आएगा और वहां से भाग के आएगा तो वो वेलोसिटी गेन करेगा, और मैस और वेलोसिटी क्या मिलके बनाएंगे? मोमेंटम। तो इसलिए वहां पर वो मोमेंटम का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो अगेन डेफिनेशन को देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोशन की क्वांटिटी के कितना कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी उसकी मोशन है, कितनी मोशन की मिकदार है प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर, इज कॉल्ड मोमेंटम। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी भी कह सकते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में जिसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से पढ़ी थी कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू M क्रॉस V। अब आगे आ जाता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, क्योंकि ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मैस तो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती मैस की, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो उसकी डायरेक्शन की वजह से ये जो मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। उसके अलावा जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास ना सिर्फ मैग्नीट्यूड यूनिट बल्कि डायरेक्शन भी होती है, और उनकी डायरेक्शन ही उनको स्केलर से डिफरेंशिएट कर रही होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोमेंटम के पास डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, किस डायरेक्शन में मोमेंटम होता है? तो उसके लिए ये है कि इट हैज द सेम डायरेक्शन एज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन
डायरेक्शन होगी मोमेंटम की वही होगी, क्योंकि मास के पास तो डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो मोमेंटम ऊपर होगा, अगर वेलोसिटी दाएं तरफ है तो मोमेंटम दाएं तरफ होगा, बाएं तरफ है तो बाएं तरफ होगा, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ होगा। इसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, मोमेंटम के बारे में पढ़ा, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए आप लोगों को इन चीजों का पता होना जरूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो इससे पहले अगर पता होगा तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ रखा था, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन उसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमने क्यों पढ़ा। तो जैसे उसके नाम से जाहिर हो रहा है आइसोलेटेड, यानी कि किसी चीज को आइसोलेट कर देना। अब अगर आइसोलेट की मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास 2019 में कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस, तो उसमें क्या हुआ था कि जिन लोगों को कोरोना हो जाता था उनको हम आइसोलेट कर देते थे। आप लोगों ने ये वर्ड टीवी पे बारहा सुना होगा कि जो कोरोना का मरीज है उसे आप आइसोलेट कर दें, अपने से अलग कर दें, अपने पास ना रखें, उसे दूर कर दें, उससे इतने फुट का फासला रखें। तो ये जो आइसोलेशन होती है इसका मतलब होता है अलैदगी, किसी चीज से अलग हो जाना, यानी कि एक सिस्टम से कट ऑफ हो जाना, बाकी चीजों से, इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो जाना, बाकी चीजों से दूर हो जाना। तो ऐसा सिस्टम, यानी कि सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन है, अगर और सिर्फ अगर द टोटल एक्सटर्नल फोर्स सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स और मे बी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अब फोर्स जीरो होने का मतलब आइसोलेशन कैसे है? वो ऐसे है कि अगर हम किसी सिस्टम को उसके इन्वायरमेंट से अलग करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, वो बॉक्स बिल्कुल सील्ड बंद है, यानी कि बाहर से कोई हवा नहीं एंटर हो रही, लेकिन पहले से ही हमने उसके अंदर थोड़ी सी हवा भर दी है, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर फिर रहे हैं। तो वो जो बॉक्स है उसको हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया इन्वायरमेंट से, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट से, बाकी जो इन्वायरमेंट है हमारी स्पेस है वहां से क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब उस सिस्टम के बारे में आप सोचें कि एक सिस्टम आपने बना लिया, एक बॉक्स है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडम मोशन में हैं, तो उस बॉक्स में हमने उसको आइसोलेट इस तरह से किया है कि बाहर से कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही। हम ये इमेजिन करेंगे, हालांकि अगर आप सोचें तो वो जो बॉक्स है उसके अंदर जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी और उनके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन भी हो सकती है, क्योंकि आपस में कोलाइजन हो रही है, मोशन है, आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, खुद से ये आइडियल केस हम बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उसे उसकी फिजिकल कंडीशंस के अंदर नहीं पढ़ते। फिजिकल कंडीशंस मींस मतलब सिंपल नॉर्मल जो हमारी लाइफ में चीजें हो रही होती है वैसे नहीं पढ़ते, हम हमेशा कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं, कुछ ना कुछ अजम्पशंस, सपोजिशन करके फिर टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इसी तरह से हमने एक सिस्टम भी अज्यूम कर लिया कि एक बॉक्स है, उसके अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मूव कर रहे हैं और वो आइसोलेटेड है बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर की स्पेस से। और आइसोलेट होने का मतलब ये है कि ना ही उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यानी ना उन पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ना ही उन पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी ना उनके दरमियान कोई आपस में फ्रिक्शनल फोर्स है। होगी लेकिन हम क्या करें, हम उसको इग्नोर करें, यानी कि ऐसा नहीं है, हमने सपोज कर लिया कि ऐसा नहीं है, आइडियल केस ले लिया। तो क्या होगा, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ LCM। अब ये मैथ्स वाला LCM नहीं है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये। तो इसकी स्टेटमेंट पर जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम हमने क्यों पढ़ा। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, इसको अप्लाई करने की कुछ कंडीशन है, यानी ये हर जगह ऐसे अप्लाई नहीं हो जाता लॉ, यानी ये लॉ होल्ड करने के लिए कुछ कंडीशन है। और वो कंडीशन ये है कि जो भी सिस्टम हो हमारा, जिस सिस्टम पर हम ये लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आइसोलेटेड हो। जब वो सिस्टम आइसोलेटेड होगा तब उस पर ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि ये लॉ की स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट अलग से है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये उसकी कंडीशन है कि उस लॉ को स्टार्ट करने से पहले, उसको अप्लाई करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले आप माइंड में ये रख लें कि आप जिस सिस्टम के लिए उस लॉ को पढ़ रहे हैं वो सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड होने का मतलब है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, कोई भी फ्रिक्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही है, उसे हमने उसके एनवायरनमेंट से अलग कर दिया है। तो अब अगर आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। अब क्योंकि हम पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम की कंजर्वेशन यानी मोमेंटम के कंजर्व होने की बात होगी। तो सबसे पहले आप ये
समझे कि मोमेंटम के कंजर्व होने का क्या मतलब है। कंजर्व होने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, यानी वो सेम रहे, वो एक जैसा रहे जैसे वो पहले था। तो बाद में जो भी उसका प्रोसीजर होना है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी वो सेम रहे, वैसे का वैसा रहे, जितना वो पहले था मोमेंटम उतना ही बाद में रहे। तो क्या होता है कि हमारा मोमेंटम कंजर्व है। और यहाँ पर यही मैंने लिखा है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का वर्ड सुनते ही आपके ध्यान में ये वाला सारा आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम यानी कि ऐसे सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो पूरा कंप्लीट टोटल है, यानी टोटल मोमेंटम का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सबका अलग अलग मोमेंटम होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास अपना मैस है और उसकी अपनी वेलोसिटी है। तो सब मॉलिक्यूल के पास जो मैस और वेलोसिटी है, इसका मतलब हर मॉलिक्यूल का अपना अपना मोमेंटम है। तो इनको जब हम ऐड ऑन करेंगे, सम अप करेंगे, तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा सिस्टम का। तो यहाँ पर ये लॉ कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है ना, उसको क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा, किस चीज का, इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स हैं वही जो मैंने आपको बताया, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, और वो क्या है, इंटरेक्टिंग है। इंटरेक्टिंग का मतलब ये है कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं। इंटरेक्शन कैसे हो सकती है, इंटरेक्शन यही होती है ना कि एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मेल मिलाप हो। पार्टिकल्स के लिए इंटरेक्शन का मतलब है उनकी आपस की कुलयन, यानी कि जैसे आप सोचें अगर वो डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं तो क्या होगा, वो रैंडम मोशन में कोई एक आएगा, वो दूसरे से इधर से टकराएगा, दूसरा जाएगा, वो तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से, कभी वो उसकी वॉल्स दीवारों से टकरा रहे होंगे, तो आपस में क्या होगी, टकराव हो रहा है, यानी कुलयन हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। तो जो इंटरेक्शन पार्टिकल्स हैं जो कि आइसोलेटेड सिस्टम के हैं, उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने लिखा पी एफ। पी क्या है, ये मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन है, और वेक्टर का निशान ऊपर लगाया है क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एफ मैंने लगाया फाइनल मोमेंटम, यानी कि बाद वाला मोमेंटम, फाइनल कुलयन के बाद वाला। अब यहाँ पर क्योंकि कुलयन हो रही है ना, इंटरेक्शन हो रही है, तो पार्टिकल्स की इंटरेक्शन से पहले वाला मोमेंटम और पार्टिकल की इंटरेक्शन के बाद वाला मोमेंटम क्या है, सेम रहेंगे। और इसी चीज को हम कन्वर्सेशन कह रहे हैं, यानी कि कुलयन से बिफोर कुलयन। बिफोर कुलयन का ये मतलब है कि जब हमने शुरू में पार्टिकल डाले थे उसके अंदर, जब उन्होंने आपस में कोलाइड नहीं किया था, तब अगर हम उसका मोमेंटम कैलकुलेट करके एक तरफ रख लें, और बाद में जब वो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे, तो बाद में जो मोमेंटम आ रहा है उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, कंजर्व होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने पी एफ इज इक्वल टू पी आई, और अगर इस पी आई को इस साइड पे ले आए तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 0। और इस डिफरेंस को हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अक्सर जगह पे पढ़ा होगा जहां हम डिफरेंस ले रहे होते हैं वहां हम डेल लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेल पी लिख दिया, यानी डिफरेंस इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम। दूसरे लफ्जों में इस डेल का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर चेंज जो है वो क्या है, वो 0 है, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा। जो पहले था कुलयन से वही बाद में है। अब इस बात को अगर मैं आपको छोटी सी सादा एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप घर में 4 बहन भाई हैं, और आपके जो अब्बू हैं, आपके जो फादर हैं, उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, और जो एक बड़ा बहन भाई है, जो भी बड़ा बहन भाई होगा, उसको 20 रुपीज दिए हैं, बाकी जो छोटे 3 हैं उनको 10 दिए हैं। तो ये हमारा बिफोर केस हो गया, यानी पार्टिकल्स के पास जो बिफोर मोमेंटम है उसको आप ऐसे कंपेयर करें कि बच्चों के पास पहले वाले पैसे। उसके बाद क्या होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है कि बच्चे इस तरह से करते हैं, आपस में पैसे चेंज कर लेते हैं। जो बड़ा भाई है या बहन है जिसके पास 20 रुपीज है, वो अपने छोटे बहन भाई को दे देता है अपने, और उसके 10 क्या करता है, ले लेता है। बाकी जो दोनों है वो भी आपस में चेंज कर लेते हैं। दरमियान वाले दोनों के पास 10 थे, वो भी आपस में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गई इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन के बाद और पहले वाले अगर हम टोटल पैसे काउंट करें, पहले कितने थे, 4 बहन भाई हैं, बड़े के पास 20 हैं, छोटे 3 के पास 30 हैं, तो क्या होगा, ये बन जाएंगे 50। और अगर बाद में काउंट करें, जो बड़े के पास 20 थे वो छोटे के पास आ गए, और बाकी दोनों ने भी चेंज किए, तो बाद वाले भी क्या होंगे, 50। तो बिफोर इंटरेक्शन, यानी बिफोर आपस में एक्सचेंज किए पैसे क्या था, 50 रुपीज से, और बाद में एक्सचेंज करने के बाद भी क्या है, 50 है। इसी तरह से गैस के पार्टिकल्स का बिफोर कुलयन मोमेंटम और आफ्टर कुलयन मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा, यानी चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी जिक्र कर दिया है कि हम कुलयन वाले पार्टिकल्स को देखते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज एप्लीकेबल ऑन कुलयन हैपेंड इन अ क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो वहां पर होती है जहां पर कुलयन हो रही हो पार्टिकल्स के दरमियान, और कुलयन भी कैसी हो, जो कि हैपेंड इन अ क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एक क्लोज्ड, जैसे मैंने आपको बताया, एक बॉक्स है जो बिल्कुल सील्ड है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो क्लोज्ड और आइसोलेटेड जो इन्वायरमेंट से कट ऑफ है, ऐसे सिस्टम पर इसकी एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा एक्सप्लोजन पर भी हम इसे अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। एक्सप्लोजन होती है जैसे एक बम अगर फट जाए आपके सामने तो क्या
होगा, वो बम एक पूरी एक शेप में था, एक सिंगल ऑब्जेक्ट था और वो फटेगा तो उसके बहुत सारे टुकड़े क्या होंगे, दूर दूर उड़ के जाएंगे। तो यानी पहले वाला मोमेंटम उसका और बाद वाला मोमेंटम वो भी सेम रहते होते हैं, तो उस पर भी इसकी एप्लीकेशन होती है। उसको नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।